हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 का पार्ट फर्स्ट। और ये जो चैप्टर है इसका नाम है एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ऑलमोस्ट 3 कैटेगरी है। एक पार्ट में अपन को एटॉमिक डिफरेंट एटॉमिक थ्योरी पढ़नी है जो आपने लगभग लगभग 9th में भी स्टडी की थी। और फिर एक पार्ट में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जिसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छे से देखेंगे। और फिर उन टेबल से अपन प्रॉपर्टी में पीरियोडिसिटी को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एटम और एटॉमिक थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो एटम क्या होता है, तो अपन ने 9th में सबने पढ़ा है कि एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट अनडिवाइजेबल पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। वो क्या कहलाता है, एटम। किसी भी सब्सटेंस को अगर अपन डिवाइड करते जाए तो लास्ट में जो पार्टिकल मिलेगा जिसे और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाएगा, अपना एटम। एटम वर्ड जो है वो एक वर्ड से मिलकर बना है जिसको कहते हैं एटोमियो। एटोमियो मतलब जिसे और डिवाइड नहीं कर सकते, अनडिवाइजेबल। ठीक है, तो एटम वर्ड जो है वो किसने दिया था, वो दिया था डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने। ठीक है, और जो डिस्कवरी ऑफ एटम है वो अब अपन इंडियन जो थ्योरी है वो कहती है महर्षि कन्नाद ने डिस्कवरी की थी। उन्होंने ही एटम को नाम, एटम बोले तो उन्होंने परमाणु नाम दिया था। और जो दूसरा कल्चर है वो कहता है कि डॉल्टन जो है उसने क्या की थी, एटम की डिस्कवरी की थी। ठीक है, एग्जाम में अगर आए तो अपने दोनों ही नाम लिख देने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अपन डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में ये चाहे महर्षि कन्नाद ने दिया या डेमोक्रिटस और लूसिपस ने बताया, इन्होंने जो बातें बताई वो ज्यादा एटम के बारे में और डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था। तो जब केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए गए, ठीक है, तो उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को यूज करके डॉल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी। क्या दी, डॉल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी जो कि एटम के बारे में सारी प्रॉपर्टी को क्या कर रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी। तो डॉल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो कब आई, 1808 में। और वो किस पे बेस्ड थी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 लॉ आते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन जिसको फिक्स प्रपोर्शन भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, गे-लुसेक लॉ और अवोगाद्रो लॉ। ये पांचों लॉ आपको हायर क्लास 11th में करने को मिलेंगे। जो डॉल्टन का जो थ्योरी थी वो इन 2 लॉ पे ही बेस्ड थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन। या अपन कहें कि इन 2 लॉ से ही अपने ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अपनी बुक में भी इन 2 का ही नाम लिखा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ते, देखो ये दोनों भी क्या है वो भी इधर समझ में आ जाएंगे। तो डॉल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसकी मेन पोस्टुलेशन में सबसे पहली जो पोस्टुलेशन या जो सबसे पहला पॉइंट था वो था कि ईच सब्सटेंस इज मेड ऑफ स्मॉलेस्ट अनडिवाइजेबल पार्टिकल, जिसे क्या कहा गया, एटम। मतलब हर जो सब्सटेंस होता है वो स्मॉलेस्ट, ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है जिसे और डिवाइड नहीं कर सकते। उन पार्टिकल को क्या कहते हैं, एटम। अगर अपन ऐसे बोले कि हर सब्सटेंस एटम का बना हुआ है तो भी गलत नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने बोला कि किसी एक सब्सटेंस के जितने भी ऐसे अनडिवाइजेबल पार्टिकल है, बोले तो जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं, सारे सेम होंगे। किसके अंदर, मास के अंदर, साइज के अंदर और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। मतलब एक सब्सटेंस के जितने भी एटम है उन सब का मास एक जैसा होगा, उनकी साइज एक जैसी होगी, उनकी प्रॉपर्टी भी एक जैसी होगी। तो क्या सारे सब्सटेंस के एटम एक जैसे होते हैं, तो नहीं। तो उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट दिया कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब अलग अलग सब्सटेंस या अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। किन चीजों में अलग होते हैं, उनका मास अलग होता है, साइज अलग होती है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, तो एक ही सब्सटेंस के सारे एटम एक जैसे, लेकिन अलग अलग सब्सटेंस ले तो उनके एटम अलग अलग होंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लो अगर मैं हाइड्रोजन गैस लूं तो हाइड्रोजन गैस में जितने भी एटम है हाइड्रोजन के वो सारे एक जैसे। लेकिन अगर मैं उस एटम को कंपैरिजन करूं ऑक्सीजन गैस के एटम से तो फिर अलग अलग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल प्रोपोर्शन ऑफ अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। ये जो पॉइंट था यही डिफाइनाइट प्रोपोर्शन का लॉ है। इसको अपन समझते हैं। जैसे H2O जो है उसको अगर अपन ने H और O, H2O वाटर को कहता है, वाटर चाहे अपन किसी भी रिसोर्सेज से लें, किसी भी मेथड से बनाए, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है बाई मास
वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर कितना होता है 1, या एटॉमिक वेट भी 1 मान सकते हैं। यहाँ कितने 2 एटम है तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, एक एटम है तो 1 इंटू 16 कितना हो गया 16। तो हाइड्रोजन का टोटल मास कितना आ रहा है 2, ऑक्सीजन का टोटल मास कितना आ रहा है 16। इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 1:8। तो वाटर को अपन किसी भी रिसोर्सेज से ऑब्टेन करें, उसकी जो प्योरेस्ट फॉर्म जो होगी उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो क्या आएगा 1:8 बाय मास आएगा। तो फिक्स रेशियो में ही एटम क्या करते हैं, कंबाइन होकर फिर क्या करते हैं, नया सब्सटेंस या नया कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अगर केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि मान लो ये CaCO3 है, CaO और CO2 में टूट रहा है, तो इसमें क्या होता है, तो जो डाल्टन है उन्होंने बोला कि इनमें जो एटम जो होते हैं वो ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, वो सिर्फ क्या होते हैं, रीअरेंज होते हैं। जैसे मान लो CaCO3, यहाँ पे 3 तरह के एटम है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, और यहाँ जो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन 2 प्रोडक्ट में अलग अलग कोई नया एटम बन गया या इनमें से कोई एटम डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं, इधर भी 3 एटम थे, इधर भी वही 3 तरह के एटम है, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन। ठीक है, और कोई नया एटम नहीं आया, ना ही इन एटम में से कोई एटम गायब हुआ, बस वो एटम क्या हुआ, रीअरेंज हो गया। या सब एक साथ है, या कैल्शियम के साथ 1 ऑक्सीजन हो गया और कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन हो गए। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है उनमें सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, किसका, एटम का, ना एटम क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं। यही जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पूरी होती है। अब अपन आगे क्या करेंगे, एटॉमिक मॉडल देखेंगे, मतलब एटम होता कैसे है। तो उसके बारे में अपन को 3 मॉडल स्टडी करने हैं। सबसे पहला थॉमसन एटॉमिक मॉडल, फिर रदरफोर्ड और फिर नील्स बोर। और ये तीनों मॉडल अपन थोड़ा बहुत 9th में कर चुके हैं। ठीक है, तो अपन वापस अच्छे से करेंगे, पहले आप ये नोट कर लीजिए फिर अपन आगे करते हैं। तो फर्स्ट मॉडल करते हैं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ये किसने दिया था, थॉमसन ने, और किस ईयर में दिया था, 1898 में। अब देखो एक चीज क्लियर कर देता हूं, कुछ बुक में लिखा हुआ है 1904, कुछ बुक में लिखा हुआ है 1898। तो बेसिकली थॉमसन ने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, आपको पता होगा 9th में आपने पढ़ा था, जिससे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। वो किया था 1898 में, और 1904 में मॉडल दिया था। तो उस वजह से कुछ बुक में तो 1898 दे रखा है, कुछ बुक में 1904 दे रखा है। अपनी बुक में 1898 दे रखा है, तो अगर एग्जाम में अपन को पूछेंगे तो अपन 1898 लिखेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये मॉडल क्या था, तो ये मॉडल ऐसा था कि जो एटम जो होता है पूरा एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, मतलब एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो पूरी तरह से कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, उसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। मतलब पॉजिटिव चार्ज की कुछ फिक्स पोजीशन नहीं बताई, पूरे में फैला हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड। और उसमें बीच बीच में जो इलेक्ट्रॉन है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है फिक्स पोजीशन पे, मतलब वो हल्के फुल्के वाइब्रेट कर रहे लेकिन वो मूव नहीं कर रहे। ठीक है, कोई रोटेट वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे। तो एटम इज स्मॉल पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर इवनली फिक्स्ड इन दिस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। और एक चीज कि इस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर का टोटल जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर होगा, जिससे एटम क्या होगा, न्यूट्रल। तो द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। तो देखो क्रिसमस पर एक केक खाया जाता है जिसमें क्या होता है, जो पुडिंग जो होती है उसमें प्लम या ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं। तो प्लम और ड्राई फ्रूट्स तो हो गए इलेक्ट्रॉन की तरह, और वो जो पुडिंग है वो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज की तरह। अगर आप इसे विजुअलाइज नहीं कर पा रहे तो अपन वाटरमेलन जो खाते हैं उसका जो रेड पार्ट होता है पूरा का पूरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड रेड पार्ट, वो रेड पार्ट तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, और बीच बीच में जो सीड है जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है, अपन पहले भी कर चुके हैं। लिमिटेशन क्या है, तो देखो अपनी बुक में बहुत सारी लिमिटेशन है। अपनी बुक में एक लिखी हुई है कि इट कांट एक्सप्लेन रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
और क्या क्या लिमिटेशन है। एक तो देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के इंटरेक्शन से ये दोनों का चार्ज एक दूसरे से कैंसिल क्यों नहीं हो गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। इसलिए मैंने ये भी नोट कर दिया आपके कि हाउ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड टुगेदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विदाउट कैंसिलिंग आउट ईच अदर, और उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल भी नहीं किया चार्ज को। और भी बहुत सारी है कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे, पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन फिक्स नहीं है, और जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रखा। तो अपन ये दो लिमिटेशन याद रखेंगे, ठीक है। और एक लिमिटेशन लिखने को बोले तो अपन ये पहली वाली लिखेंगे, क्योंकि बुक में यही है, कांट एक्सप्लेन रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो ये अपना क्या थॉमसन मॉडल की कुछ इंपोर्टेंस या कुछ यूज भी है, उससे कुछ पता भी चला। तो हाँ, पता चला है, उसने करेक्टली एक्सप्लेन किया था किसको, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को, एटम के बारे में, एटम की न्यूट्रलिटी के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन दी थी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होता है, बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताया, ये भी सही था। अब जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, जो थॉमसन मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, वो मॉडल क्या है, तो ये भी आपने 9 में पढ़ रखा है, लेकिन अच्छे से फोकस करना, आप एक दो चीजें नहीं आपको पता ही चलेगी। तो देखो, रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। एक चीज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, हायर क्लासेज में आप ये चीज पढ़ेंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये रदरफोर्ड के कहने पर उनके 2 स्टूडेंट ने किया था, जिसका नाम था गाइगर, जीजर, जो भी बोलो, मार्सडेन ने। तो आपको नेट पे इस नाम से भी एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा, लेकिन वो अब एक्सपेरिमेंट किसका कहलाता है, रदरफोर्ड का ही कहलाता है। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है, इसका मतलब गोल्ड की फॉइल यूज की होगी। अब क्या है एक्सपेरिमेंट, देखते हैं। तो रदरफोर्ड ने बेसिकली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया और उससे अल्फा पार्टिकल लेकर किसके ऊपर गिराए, गोल्ड फॉइल के ऊपर गिराए। ये एक्सपेरिमेंट था। अब इसको 1 बाय 1 अच्छे समझते हैं। पहले देखते हैं कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं। तो देखो, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल न्यूक्लियस के होते हैं, उनमें से अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। आप और ज्यादा बड़ी क्लास में इसे अच्छे से समझेंगे। तो ये सब्सटेंस क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिव। तो यहाँ एक ऐसा सब्सटेंस ले लिया जो अल्फा पार्टिकल क्या करे, रिलीज करे। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो देखो, अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम +2 को कहते हैं। अब हीलियम क्या है, हाइड्रोजन हीलियम दूसरे नंबर पे आता है, आपको पता हो एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो पीछे क्या बचेंगे, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन की वजह से इस पे कैसा चार्ज है, +2 का, और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की वजह से इसका मास जो है लगभग प्रोटॉन का 4 टाइम्स है, ठीक है। अपन प्रोटॉन के फॉर्म में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस समय न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हो रखी थी, तो अपन ऐसे कह देते हैं कि इसका मास प्रोटॉन का 4 टाइम्स है और चार्ज जो है वो +2 है। ये जो पार्टिकल है ये कंपेरेटिवली ये अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंपेयर में काफी हैवी होगा। तो ये हैवी चार्ज पार्टिकल जो है वो अल्फा पार्टिकल। अब इस अल्फा पार्टिकल को अपन को किस पे गिराना है, गोल्ड फॉइल पे। पहले यहां तक का रास्ता समझते हैं। जो अल्फा पार्टिकल रिलीज होंगे वो चारों डायरेक्शन में होंगे, तो उसे सीधी बीम के फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो इसके चारों तरफ भी एक गोल्ड का क्या करते हैं, बॉक्स लेड का एक बॉक्स लगा देते हैं, और यहाँ पे लेड की ब्रिक्स लगा देते हैं। अब लेड क्या होता है कि जो रेडिएशन को आसानी से क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सिर्फ यहां से इस जो ये बीच में रास्ता छोड़ा हुआ, इस रास्ते से होकर बीम आगे बढ़ेगी। बोले तो एक लाइन बन जाएगी अल्फा पार्टिकल्स की, जिसको अल्फा पार्टिकल की बीम कहेंगे। ये जो लेड ब्रिक्स लिए इनको कहते हैं कॉलीमेटर्स। क्या कहते हैं, कॉलीमेटर्स, जो लाइन के फॉर्म में किसको प्रोड्यूस करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को, ठीक है। अब आगे ये पार्टिकल्स अपन ने गोल्ड फॉइल पे गिराए, तो क्वेश्चन उठता है गोल्ड फॉइल ही क्यों ली। तो बेसिकली यहां पर एक ऐसा सब्सटेंस लेना चाह रहे थे रदरफोर्ड, जिसकी एक सिंगल एटम लेयर मतलब क्या बन जाए, फॉइल बन जाए, जिसमें एक सिंगल लेयर ऑफ एटम हो, मतलब ऐसी लेयर हो जिसमें एक एक एटम ही हो थिकनेस के अंदर, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक एटम के पीछे और 2-3 एटम हो। अब इतना थीन बनाने के लिए वो सब्सटेंस यूज कर सकते हैं जिसकी मेलेबिलिटी जानते हैं ना, जिसे पीटने पर, मेटल को पीटने पे मेटल थीन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिसकी मेलेबिलिटी सबसे ज्यादा हो वो एटम ले सकते हैं। तो गोल्ड की मेलेबिलिटी काफी अच्छी होती है, इस वजह से गोल्ड को लेते हैं, ठीक है। और कितनी थीन लेते हैं, 10⁻⁻7 मीटर। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, 10⁻⁻6 टू 10⁻⁸ के बीच में कुछ भी लिखा हो सकता है। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है 10⁻⁻7। बोले तो बहुत ही थिन गोल्ड की फॉइल लेते हैं, ठीक है। अब इस पे ये पार्टिकल जाएंगे, टकराएंगे, इसमें से पास हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, जो भी है वो नोटिस कैसे करें। तो ये करने के लिए चारों तरफ एक सर्कुलर स्क्रीन लगा दी।
अब जो ये सर्कुलर स्क्रीन जो है वो ZnS की बनी हुई है, जिंक सल्फाइड की। जैसे ही ये पार्टिकल इसकी स्क्रीन पे जाके टकराएगा तो वहां एक स्पॉट दिखाई देगा। अब ये स्पॉट, अल्फा पार्टिकल खुद बहुत छोटा होता है, तो ये जब टकराएगा तो उसका जो स्पॉट बनेगा वो भी छोटा होगा, तो वो दिखाई देगा नहीं। तो यहाँ पीछे रोटेटर माइक्रोस्कोप लगा देते हैं, जो यहाँ पे रोटेट करके उस जहां पे भी स्पॉट बन रहा है उसको नोटिस करे। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का क्या था, अरेंजमेंट। तो रदरफोर्ड बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल ऑन गोल्ड फॉइल, और बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मार्सडेन और गाइगर ने। ठीक है, पर अपनी बुक में नहीं दे रखा, मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। और अ सर्कुलर ZnS स्क्रीन केप्ट अराउंड फॉइल टू ऑब्जर्व डिफ्लेक्शन, और इसके चारों तरफ एक क्या लगा दी, सर्कुलर गोल्ड ये ZnS की स्क्रीन लगा दी, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, वो जो टकराने के ऊपर जो स्पार्क आएगा उसे अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये सीधे निकले थे। जैसे मान लो इधर अगर स्पॉट बनता है, इसका मतलब यहाँ डिफ्लेक्शन होके यहाँ गया, नहीं तो सीधा सीधा ही बनना चाहिए। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उस स्पॉट को नोटिस करने के लिए अपन ने क्या लगा दिया, माइक्रोस्कोप। तो ये रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था। अब इसके ऑब्जर्वेशन क्या है, इससे क्या कंक्लूजन है, वो अभी अपन देखते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जर्वेशन। तो देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मतलब रदरफोर्ड ने देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधे के सीधे ही क्या हो रहे थे, पास हो रहे थे। और ये रदरफोर्ड ने एक्सपेक्टेड भी किया था कि भाई ज्यादातर पार्टिकल, उसने तो सोचा सारे पार्टिकल ही क्या होंगे, सीधे के सीधे निकल जाएंगे। इसके दो कारण है। पहला कारण है कि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो हैवी थे और उनके पास काफी एनर्जी थी। वो एनर्जेटिक हैवी पार्टिकल अगर जाएंगे तो वो किसी भी चीज में, रास्ते में जो भी चीज आएगी उससे अपने साथ ले जाएंगे या सीधे निकल जाएंगे। दूसरा कारण था कि अगर अपन थॉमसन मॉडल को समझे तो थॉमसन ने कहा कि चारों तरफ से पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर मान लो थोड़ा बहुत किसी अंदर से निकलते समय थोड़ा सा अगर एक तरफ से डेविएशन हो जाए तो दूसरी तरफ के पॉजिटिव चार्ज से डेविएशन वापस रिवर्स हो जाएगा और वो सीधा की सीधा रह जाएगा। बोले तो एक साइड का जो डेविएशन है वो दूसरे साइड के जो चार्ज है उनके डेविएशन से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधे निकल जाएंगे। निकलना तो तय ही है क्योंकि वो हैवी थे और एनर्जेटिक थे, अगर थॉमसन मॉडल को सही माने तो रदरफोर्ड ने भी यही देखा कि ज्यादातर पार्टिकल तो निकल रहे थे, लेकिन कुछ पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट भी हो रहे थे स्मॉल एंगल के साथ। ये सरप्राइज था। और उससे भी बड़ा सरप्राइज था कि करीब 20,000 में एक, या आपकी बुक में दे रखा है, किसी बुक में 8,000 में एक, किसी में 1 मिलियन में एक, बोले तो बहुत ज्यादा में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री एंगल पे वापस क्या हो गया, रिफ्लेक्ट बैक हो गया। अब ये बहुत ही उसके लिए बहुत ही क्या था, सरप्राइजिंग था, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल थे हैवी थे और एक बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक थे, वो गोल्ड फॉइल पे टकरा कर वापस कैसे आ सकते हैं। तो उसने अपना सरप्राइज एक सेंटेंस से शो किया। उन्होंने कहा कि इट वाज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर्ड 14 इंच सेल ऑफ अ पीस एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम बैक एंड हिट यू। मतलब आप एक 14 इंच का सेल या तोप का जो गोला जो होता है उसको अपन एक टिश्यू पेपर पे ऐसे फेंके, वो टिश्यू पेपर से टकराए और वापस आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो उसके लिए उतना ही सरप्राइजिंग था। फिर अब हो रहा है तो उसको ऑब्जर्व किया और फिर कंक्लूड किया। तो उन्होंने रदरफोर्ड ने कहा कि जो थॉमसन का मॉडल है उस तरीके से अरेंजमेंट नहीं होता, शायद ज्यादातर पार्ट जो एटम का क्या होता है वो एम्प्टी होता है और उसके सेंटर में क्या होता है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है और साथ में वो सेंटर हैवी होता है। इसका मतलब साथ में उसका मास भी उधर ही होगा। तो अगर ये मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी रखे तो जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं उनके रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो वो सीधे निकल जाएंगे। जो अल्फा पार्टिकल इस सेंटर के पास में से जाएगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, क्योंकि ये सेंटर सारा पॉजिटिव चार्ज तो रखता ही है, साथ ही साथ में पूरे एटम का, ऑलमोस्ट पूरे एटम का मास भी रखता है। तो इसीलिए ये हैवी है, तो ये तो सरकने वाला नहीं। अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएंगे, जो दोनों में से कंपैरेटिवली लाइट वेटेड होगा वो क्या हो जाएगा, मूव करेगा और वो डिफ्लेक्ट होके चला गया। ऐसे कैसे ये पार्टिकल भी है। और बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि अल्फा पार्टिकल कहां जाकर कोलाइड करे, उस सेंटर पे जाके कोलाइड करे। इसका मतलब सेंटर का जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा छोटी है कंपैरेटिवली पूरे एटम के। अगर मैं ये एटम मानूं तो ये जो सेंटर बना है ये भी बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं इसके हिसाब से एक डॉट भी बनाऊं तो भी बड़ा ही होगा, ठीक है। तो उस पे जाके टकरा कर वापस आ गया। तो कंक्लूजन क्या थे कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी एंड चार्जलेस, सो अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्शन, ठीक है। ज्यादातर पार्ट एम्प्टी था तो सीधे के सीधे निकल गए।
और ये कैसे पता चला, क्योंकि एम्प्टी कैसे पता चला, क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल रहे थे। ये तभी हो सकता है जब पार्ट कैसा रहो, एम्प्टी रहो। ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम कंसंट्रेट एट वन प्लेस नियर सेंटर। सेंटर के आसपास सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा मास था। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो डिफ्लेक्ट होने के लिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके पास भी पॉजिटिव हो, ताकि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन हो। अब क्योंकि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होके जा रहे थे, वो चीज नहीं जा रही थी, इसका मतलब वो चीज हैवी भी होगी, तो उसने कह दिया। अब तीसरा कंक्लूजन उन्होंने क्या कहा कि ये जो सेंटर है ये बहुत ही छोटा है। अब ये कैसे पता चला, अगर सपोज करो सेंटर इतना बड़ा होता तो ज्यादातर पार्टिकल उस सेंटर पे टकराते और वापस आ जाते, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा था। करीब 20,000 में से एक पार्टिकल जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है वो वापस टकरा के वापस आ रहा है, मतलब इधर टकराने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए सेंटर क्या होगा, बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन कंक्लूजन पे रदरफोर्ड ने फिर उसको तो डिसअप्रूव कर दिया, किसको, थॉमसन मॉडल को, और अपना खुद का नया मॉडल दिया। तो रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया, अगर इसको अपन याद रखना चाहें तो ये मॉडल दिया 1911 में, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला कि एटम जो है वो नियरली स्फेरिकल होता है और सारा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट सारा मास, ऑलमोस्ट क्यों कह रहा हूं, कुछ मास इलेक्ट्रॉन का भी होगा, हालांकि उनके मास को अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं, लेकिन फिर भी है, इसलिए ऑलमोस्ट सारा मास एटम का कहां होता है, स्मॉल सेंटर में होता है। कॉन्सेंट्रेट मतलब इकट्ठा हो गया एक बहुत छोटी सी जगह पर, कंडेंस फॉर्म में। उस स्मॉल सेंटर को, वेरी स्मॉल सेंटर को अपन ने क्या कहा, न्यूक्लियस। अब ये कितना स्मॉल है ये भी रदरफोर्ड ने बताया कि एटम की साइज अगर मैं 10⁻⁻10 मीटर मानूं तो न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁻15 मीटर। ऐसा तो नहीं सोच रहे ना आप ये ज्यादा है, ये -15 है, ये -10 है, तो ये न्यूक्लियस छोटा, और कितना छोटा है इसके कंपेयर में, एटम जो है न्यूक्लियस के कंपेयर में 10⁵ टाइम बड़ा होता है, जो बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर मैं एक बहुत बड़ा स्फेयर बनाऊं तो उस पर बीच में छोटा सा डॉट भी लगाऊं तो वो भी इस कंपैरिजन में बड़ा होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होता है पूरे एटम का बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी इन विच इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर पाथ। ये जो एम्प्टी स्पेस है इसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। अब रदरफोर्ड ने बोला वो सर्कुलर पाथ कहीं पे भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, हालांकि ये पॉइंट गलत था, कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते वो, और पर इन्होंने यही दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। अब मन में क्वेश्चन उठता है कि उनको क्या पता चला इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो देखो इतने तो ये समझदार थे, अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज मानू और ये इलेक्ट्रॉन मानू सारे, रिवॉल्विंग न्यूक्लियस लिख दिया, ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कर लें। अगर ये मान लो मैं इलेक्ट्रॉन मानू, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होंगे तो ये न्यूक्लियस तो क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। अब खींच लेगा तो ये तो गए, तो ये नहीं होने के लिए एक ही तरीका है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते रहे, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते रहे, रिवॉल्व करते रहे। जैसे अर्थ जो होती है वो सन के चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। यही वजह है कि सन उसे अपनी तरफ ग्रेविटेशन फोर्स से खींच रहा है, फिर भी वो उसकी तरफ ना जाके उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही। तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेंगे। अब कहां करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, ये कोई इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी, ठीक है। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा। इसका क्या मतलब है, टोटल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का टोटल पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का टोटल नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो आपस में एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा, और इक्वल होने की वजह से एटम कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा, ठीक है। ये डायग्राम बना सकते हैं, आपकी बुक में ऐसा दे रखा है, बीच में न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन बना रखे हैं, ये स्टेशनरी नहीं है, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल ड्रॉ बैक करते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन ड्रॉ बैक करते हैं। और ये अपना वो डायग्राम है, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बीच में बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो देखो लिमिटेशन क्या है, सबसे पहली लिमिटेशन है कि रदरफोर्ड का मॉडल जो है एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा सकता। अब कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये अलग से भी आपको पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं समझा सका। तो देखो मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सिलरेट है, मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो वो चार्ज भी है और मूव भी कर रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और वो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है।
अब एनर्जी कम होती जाएगी, ये कंसेप्ट अगर इलेक्ट्रॉन पे लगा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज भी है, वो कंटिन्यूअसली मूव भी कर रहा है, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज होगी। तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होने की वजह से जैसे जैसे कम होगी न्यूक्लियस भी उसको खींचता रहेगा, तो धीरे धीरे वो अंदर की तरफ क्या करने लगेगा, मूव करेगा, और उसका पाथ धीरे धीरे कम होता जाएगा और स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए फाइनली वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का, तो ओवरऑल दोनों के चार्ज कैंसिल आउट हो जाएंगे। बोले तो एटम की एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो स्टेबिलिटी को नहीं समझा सकता। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि इन्होंने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, पर इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करते हैं, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और कौन कौन से ऑर्बिट हो सकते हैं, ये कुछ भी इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं बताई। और तीसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और इन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब देखो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाला जो टर्म है थोड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझाने के लिए बहुत अलग से एक क्लास चाहिए। तो आप अभी ऐसा समझ लीजिए कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, एक कंटिन्यूअस और एक डिस्क्रिएट या लाइन स्पेक्ट्रम। तो जो रदरफोर्ड के हिसाब से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, जबकि एक्चुअल में कैसा आता है, लाइन स्पेक्ट्रम आता है, तो वो रदरफोर्ड नहीं समझा सका। तो इस तरीके से अपने इस चैप्टर का ये पार्ट अपन क्या करते हैं, एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपन नील्स बोर का मॉडल से स्टार्ट करेंगे और आगे के पार्ट करेंगे, आगे के टॉपिक करेंगे। होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया हो। आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिए और इसे वापस रिवाइज कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो खूब सारा पढ़िए, खूब सारी मेहनत कीजिए और खूब सारा हार्डवर्क कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।